किस नंबर 51। हाथ ने गाड़ी उस बिल्डिंग के सामने लाकर रोक दी जिसमें ईमान का अपार्टमेंट था। बाकी का पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। उससे ईमान की मौजूदगी को इस शिद्दत से महसूस किया था कि बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस फ्लोर पर है आपका अपार्टमेंट? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे जानता ही ना हो। सेकंड, ईमान ने होली से जवाब दिया। उससे गर्दन मुड़कर पीछे देखा तो हुमायसा सो चुकी थी। मैं ऊपर तक आऊं? नहीं थैंक यू सो मच। अब वो हुमायसा को आवाज़ें दे रही थी, मीज़ू उठ जाओ। लेकिन वो ना उठी। आज जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसकी जानिब आकर दरवाज़ा खोल दिया ताकि वो आसानी से बाहर निकलकर उसे उठा सके। ईमान तो उसकी इस हरकत पर साकित रह गई। उससे हाथ की तरफ देखा जिससे शर्ट के ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, ना कोई मोटा कोट ना कोई हुडी। वो वैसे ही खड़ा था। दरवाज़ा खोले वो तेज़ी से बाहर निकल आई। हाथ ने पीछे का दरवाज़ा खोला तो ईमान ने झुकते हुए मेज़ू का कंधे से पकड़कर हिलाया। उठ जाओ हम पहुंच गए हैं। हुमायसा ने आधी खुली और आधी बंद आंखों से उसे देखा और फिर ईमान का सहारा लेती बाहर निकल आई। ईमान उसका बाजू थामे खड़ी थी ताकि वो गिर ना जाए। उसका बैग गाड़ी के अंदर ही था। हाथ ने फ्रंट सीट से उसका शोल्डर बैग निकाला जो गहरे भूरे रंग का था और उसे पकड़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वो पेशेवराना अंदाज में कह रहा था। ईमान बस मुस्कुरा कर रह गई। आपका अपार्टमेंट यहाँ से कितना दूर है? वो उसे उलझी नजरों से देख रही थी। क्या उसे सर्दी नहीं लगती? फिर उससे मरा वतन पूछ लिया। यहाँ से तो करीब ही है, अलबत्ता मुझे अभी वापस एकेडमी जाना है। वो पेंट की जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसकी बात सुनकर ईमान की आंखें फैल गईं। क्या आप वहाँ रहते हैं? हाँ, जब से स्टार्ट किया है वहीं सोता हूँ ज़्यादातर। अकेले? हाँ, अकेले। ठीक है, फिर आपको जाना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। हुमायसा होले होले कुछ बड़बड़ा रही थी। वो जल्दी से घर पहुंचकर सोना चाहती थी। आप जाएं पहले। उससे इशारा किया तो ईमान अपना हुमायसा का बैग थामती उसे पकड़कर दखली दरवाजे की जानिब बढ़ गई। पार्किंग एरिया नीचे था, इसी बिल्डिंग के बाहर ज़्यादा रश नहीं था। वैसे भी इतनी सर्दी होने की वजह से लोग अपने घरों में दबके पड़े थे। वो वहीं खड़ा रहा। दखली दरवाजे पर गार्ड बैठा था। जब वो अंदर दाखिल हो गई तो उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर बैठ गया। अंकल आज लिफ्ट ओपन कर दे, उससे गार्ड से कहा। दरवाजे के पास से लिफ्ट और सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। वो लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करती थी, वजह उसका दम घुटता था। उसे फोबिया था। और दूसरा वो सीढ़ियों को इसलिए इस्तेमाल करती थी ताकि एक्टिव रह सके। गार्ड ने जल्दी से लिफ्ट ओपन की और उससे अंदर दाखिल होते सेकंड फ्लोर का बटन दबाया। हुमायूं साहब उसके ऊपर ढह गई थी। वैसे तो तुम सोती नहीं हो 12 बजे तक, और आज इतनी जल्दी सो गई। वो अब उससे देखकर बड़बड़ा रही थी। मेजू आंखें खोलो यार, 5 किलो का तो तुम्हारा बैग है। लिफ्ट खुली और वो उसे पकड़े अपने अपार्टमेंट तक आई। बेल देने पर सलमा बेगम ने दरवाज़ा खोला। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ। सलमा बेगम को जैसे सुकून का सांस आया था। उससे हुमायसा को लाउंज में सोफे पर बिठाया, जो अब आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। अम्मी अभी 8:30 बजे हैं, बस मीटिंग की वजह से लेट हो गई। उससे सोफे पर बैठते गहरा सांस लिया। सबसे पहले अपना वसी कोट उतारा। हुमायसा झुकी हुई अपने शूज़ उतार रही थी। इतनी सुकून की नींद कभी नहीं आई मुझे, वो मुंदी मुंदी आंखों से बोली। ड्रामा क्वीन। ईमान उसे देखकर बड़बड़ाई। खाना लगाऊं? सलमा बेगम ने फौरन पूछा। हाँ मैं बस चेंज करके आती हूँ। वो अपना बैग और कोट उठाती कमरे की जाने बढ़ गई। हो गई नींद पूरी? सलमा बेगम ने अंगड़ाई लेती हुमायसा से पूछा। अरे यार मोमी क्या बताऊं आपको, कितना मज़ा आया। इतनी खूबसूरत जगह थी। वैसे तो इस्लामाबाद पूरा ही खूबसूरत है, लेकिन सच्ची वो वैसी ही जगह थी जैसी आप ही मुझे पसंद है। उससे यूनिफॉर्म के ऊपर से अपना ब्लू कोट उतारा और सोफे पर ही लेट गई। अब उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो और मैं खाना लगाती हूँ। सलमा बेगम उससे ताकीद करती किचन की जानिब चली गई, जबकि वो आंखें मूंदे उन्हीं नज़ारों में खोई थी। ईमान अपने कमरे में आई, उससे अपना कोट हैंग किया और झुककर शूज़ उतारने लगी। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उससे देखा तो कोई अनजान नंबर था। हेलो, उससे फ़ोन उठाते कान से लगाया। पहुंच गई आप? हाथ की आवाज़ उभरी। जी। वो हैरान हुई। ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। ईमान की आंखें फैली तो क्या वो नीचे ही खड़ा था। वो जल्दी से विंडो की जाने बढ़ी। जरा सा पर्दा सिरका कर देखा तो वो अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था। हैव अ गुड नाइट। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि वो फ़ोन को हैरानी से देख रही थी। जेंटलमैन। वो होले से मुस्कुरा दी और फिर फ़ोन वापस बेड पर रख दिया।
दोबारा विंडो से झांका तो उसकी गाड़ी नजरों से ओझल हो चुकी थी। क्या वो अकेला वहां रहता है? क्या उसे डर नहीं लगता? वो चोरी से लेकर रह गई। वो तैयार होकर नीचे आई तो उसे हानम की आवाज़ सुनाई दी। कहीं जा रहे हो? शायद वो अधम से पूछ रही थी। थोड़ा बोर हो गया था, सोचा कॉफ़ी पी आता हूँ और आते हुए कुछ किताबें ले आऊँ। वो दोनों लाउंज में थे। ठीक है, लेकिन डिनर घर पर ही करना। जोई खाना बना रही है। आनी, मिन्हा ने सीढ़ियाँ उतरते उन्हें पुकारा। वो गर्म स्याह फ्रॉक पर भूरे रंग का कोट पहने हुए थी। सर पर ऊनी कैप थी। वो मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर तक वापस आ जाऊंगी। उसकी वर्कशॉप जल्दी खत्म होने वाली थी। उसके कोलीग्स ने आउटिंग का प्लान बनाया था। आनम ने उसे सर से पांव तक देखा। टखनों से सरा ऊपर तक आती फ्रॉक, उस पर ऊनी जैकेट नुमा कोट, बालों को फोल्ड करके ऊपर कैप ली गई थी, जबकि पाँव लॉन्ग बूट्स में कैद थे। वो अच्छी लग रही थी। 6 बज रही हैं, 8 बजे तक वापस आना है। उनकी बात सुनकर मिन्हा मुस्कुरा दी। मैं पहले कभी लेट आई हूँ? उससे करीब आते हानम के गाल पर प्यार किया। वो उससे अपनी माँ से ज़्यादा अजीज थी। अदम ने यह मंजर देखते अपना मफलर उठाकर कानों के गिर लपेटा। बाहर ठंड थी, उससे फ्लू जल्दी होता था और सर्दियों में ज़्यादातर इस समा का इशू बढ़ जाता था। ऐसा करो अदम, तुम मिन्हा के साथ चले जाओ, ये तुम्हें ड्रॉप कर देगी। उससे अदम से कहा। मिन्हा ने कनखियों से उसे देखा और फिर अस्वाद में सर हिला दिया। मैं चला जाऊँगा, वैसे भी मैं किसी एक जगह नहीं जाऊँगा, जाने कहाँ कहाँ भटकूँगा तो। मुझे कोई मसला नहीं है। वो फौरन उसकी बात काटते बोली। ओके, हैरियत से जाओ। वो दोनों से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चलें। अधम ने उसे देखते कहा। मीना हाथ में छोटा सा शोल्डर बैग थामे खड़ी थी, जिसे उससे चलते हुए कंधे पर लटका लिया। वो दोनों बाहर लॉन में आ गए थे। बाहर काफ़ी सर्दी थी। अधम ने सर उठाकर आसमान को देखा। कुछ नजर नहीं आया। उसका नाक सुर्ख होना शुरू हो गया था। वो सर्दी नहीं सह पाता था। मीना गैराज से गाड़ी निकाल रही थी। वो गाड़ी निकालती उस तक लाई। आई मिस जमासील, मैं आपको लिफ्ट देती हूँ। वो शीशा नीचे करते हुए मुस्कुराई तो वो सामने से गुजरता तो उससे जाने आकर बैठ गया। गाड़ी अब पथरीली सड़क पर सुसरोई से बह रही थी। तो कहाँ जाना है आपको? किसी कॉफ़ी शॉप पर जहाँ बुक्स भी हों। वो सामने देखते खोया हुआ और अपने हाथों को रगड़कर एनर्जी पैदा की। मीना ने हीटर ऑन कर दिया। बुक्स तो हाना मानी की लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो बुक्स मेरे टाइप की नहीं, और दूसरा मैं बाहर बैठकर पढ़ना चाहता हूँ। ताकि कोई लड़की आपको किताब पढ़ते देखे और दिल हार जाए, उससे शरारत से कहा तो मुस्कुरा दिया। नहीं, अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। आपको नहीं होगी, लेकिन यहाँ कई औरतें मशरकी मर्दों पर जल्दी आशिक होती हैं, और वो भी किताबें पढ़ने वाले मर्द। वो अब बैक मिरर में देखती हुई बोली। और मशरकी औरतों के बारे में क्या ख्याल है? क्या उन्हें किताबें पढ़ने वाले मर्द पसंद हैं? मीना का दिल उछलकर हलक में आया। क्या पूछ रहा था वो भी उस लड़की से जिससे उसे पहली बार किताब पढ़ते देखा था, और फिर उससे हटाना सारा मुश्किल हो गया था। ये डिपेंड करता है। ऐसे मर्द उन्हीं लड़कियों को पसंद आते हैं जो खुद किताबें पढ़ती हूँ, उसे संजीदा लहजे में बताया। फिर भी मैं उसे पसंद नहीं आया, वो तो खुद लिखती थी। उससे अजीयत से आंखें मूंदी। ईमान का सरापा तस्वुर के पर्दे पर लहराया था। वो अब सीट से पुष्टि खाए बैठा था। वो ध्यान से गाड़ी चला रही थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। उससे फ़ोन उठाते स्पीकर पर डाला। हाय मीना, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सारा को फूड पॉइजन हो गया है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसकी कुलीग ने इतला करते फ़ोन बंद कर दिया और मीना को अजीब से एहसास से आ घेरा था। अभी वो शदीद ख्वाहिश कर रही थी कि उसके साथ बैठे शख्स के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल जाए, और शायद कुदरत ने उसकी सुन ली थी। उससे गाड़ी एक जानिब रोकते उसकी जानिब देखा। वो वैसे ही आंखें मूंदे बैठा था। मेरा प्लान कैंसिल हो गया है, तो अब आपको कहाँ ड्रॉप करूं? अदम ने आंखें खोली और विंडो स्क्रीन से देखा। यहाँ से मैं वॉक कर लूँगा, थैंक यू सो मच। वो कहते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा और फिर अचानक रुक गया। तो मतलब अब आप वापस जाएंगी? उससे मिन्हा की तैयारी पर जैसे छूट की वो फीका सा हंसी। मैं आपको कंपनी दे सकती हूँ, उससे ऑफर पेश की। मैं काफ़ी बोरिंग सा बंदा हूँ, तुम भी बोर हो जाओगी। वो उससे छोटी थी और वो उसे मज़ीद आप नहीं बुला सकता था। मुझे बोरिंग लोग पसंद हैं, उससे कहते हुए गाड़ी साइड पर लगाई और बाहर निकलकर लॉक कर दी। कुछ फासले पर मार्केट थी जहाँ टूरिस्ट का रश लगा हुआ था। वहाँ गाड़ी अलाउ नहीं थी। वो दोनों अब पैदल चल रहे थे। तो तुम डर्माटोलॉजिस्ट क्यों बनी? उससे सवाल किया। पता नहीं, शायद मुझे यही बनना था। वो साथ चलते बता रही थी। ठंडी हवा चल रही थी
और मीना का नाक सुर्ख पड़ चुका था। सड़क के दोनों जानिब सर्द रोशनियां जल रही थीं। लोग आ जा रहे थे। उनसे कुछ फासले पर टावर ब्रिज था, जिस पर काफ़ी रश था। रोशनियां इतनी तेज थी कि दोनों की रंगत धमक रही थी। मशरक़ी लड़कियां इतनी मुश्किल क्यों होती हैं? उनसे कुछ भी पूछो तो जवाब होता है पता नहीं, अजीब। उसका अंदाज ऐसा था कि मीना ठहर गई और फिर हंसी। इतनी भी मुश्किल नहीं होती हम, बस समझने के लिए दिमाग की नहीं दिल की ज़रूरत होती है। वो बोली तो अदम ने ठहर कर उसे देखा। उसका चेहरा शफाफ और रंगत गुलाबी मोइल थी। कुछ सर्दी की वजह से नाक सुर्ख हो गया था। उसके होंठों पर लगा ग्लोस चमक रहा था। उसके बाल आगे से बैंग्स में कटे हुए थे, जो आगे से उसकी आंखों को छू रहे थे और बाकी कैप में चुप गए थे। उसकी आंखें छोटी छोटी थीं, जो हंसते हुए और छोटी हो जाती थीं। नाजुक सा सराबा था, बिलाशुबा वो खूबसूरत थी। सो आर यू सिंगल? गैर मुतवक्का सवाल था। वो कुछ बोल ना पाई। आपको क्या लगता है? वो दोनों फिर से चलने लगे थे। आज के दौर में कोई भी सिंगल नहीं होता। वो ठीक ही तो कह रहा था। अच्छा, तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, या करने वाले हैं? मैं तो रिजेक्टेड हूँ। उसके लहजे में अज़ियत ही अज़ियत थी। वो ठहर गई। ऐसे शख्स को कौन रिजेक्ट कर सकता है? तो क्या यही वजह थी इस डिप्रेशन की? वो सोचने लगी। हर बैड लक। वो बस इतना कह पाई। पर आपको कोई क्यों रिजेक्ट करेगा? वो अब दोनों एक कॉफ़ी शॉप के सामने थे। उससे 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। मीना को यूं उसके साथ चलना अच्छा लग रहा था। मैं उसके टाइप का नहीं था। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको रिजेक्ट कर दे। उससे अब अफसोस हो रहा था। अदम ने सर उठाकर उसे देखा। उसे मीना मासूम लगी, ईमान की तरह। अगर उसकी जगह तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। वो होले से मुस्कुराया। और मैं ऐसा क्यों करती? उससे उल्टा सवाल किया। एक बेरोजगार जवारे और नशे से कौन शादी करना चाहेगा? मासिल ने तख्त लहजे में कहा तो मीना खामोश हो गई। उससे कुछ बोला ही नहीं क्या। वो बस उसे देख रही थी, जो कॉफ़ी शॉप में बैठे लोगों को देख रहा था। बस देख रहा था। ज़हन तो जाने कहाँ अटका था। ये सब तो वक्त के साथ ठीक हो सकता है। वो जाने खुद को तसल्ली दे रही थी या उसे। मैं तुम्हें किसी पागलखाने में नजर आई तो उसकी वजह तुम होगे। उसकी समाज से ईमान के अल्फाज टकराए। आखिरी बार उसे पागलखाने में ही तो देखा था। उसे अपना सांस सीने में अटकता महसूस हुआ। उससे गर्दन ऊपर करके आसमान को देखा और मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश की। उसके चेहरे पर गहरी हैसियत थी। उससे ये साल कैसे गुजारा था सिर्फ वो ही जानता था। 6 माह तक तो वो शदीद डिप्रेशन में रहा, घर में ही कैद रहता। गिल्ट इतना ज़्यादा था कि वो बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड हो गया था, जो मुश्किल से ठीक हुआ था। कितनी बार सोचा कि अस्पताल जाकर उससे मिलकर आए, उसे देख आए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर 6 माह पहले वो पाकिस्तान फिर से छोड़ आया। जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा और अब आखिर में यहाँ आया था। एक मजहबी लड़की ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसकी उसके खुदा से लड़ाई हो। मीना उसे ही देख रही थी। वो इतना तो जानती थी कि अदम ने मसवी वजूहात की बात बनाकर घर छोड़ा था, तो क्या वो आज भी ऐसा था? कॉफ़ी वाले कॉफ़ी के 2 ग्लास पकड़ाए। माजिल ने अपना वॉलेट निकालने की कोशिश की। ये कॉफ़ी मेरी तरफ से। मिन्हा ने फटाफट बैग से पैसे निकालकर कॉफ़ी वाले को पैसे दिए और अपना ग्लास साम लिया। डिस्पोजेबल ग्लास गर्म था, जिसे उसने टिश्यू की मदद से पकड़ा। वो दोनों फिर से चलने लगे। गर्म कॉफ़ी की इद्दत हाथों को सुकून पहुंचाने लगी थी। खुदा को नहीं मानते आप? वो उलझ गई थी। मानता हूँ, तभी तो लड़ाई है। नहीं मानता होता तो लड़ाई कैसी? वो फीका सा हंस दिया और फिर कॉफ़ी का सिप लिया। कभी लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। वो दोनों अब ब्रिज पर पहुंच चुके थे। नीचे से गुजरते ड्राई डैम्स के शोर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। की थी, पर शायद वो नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों लगता है आपको? कितनी उलझी शख्सियत थी उसकी। वो कॉफ़ी का सिप लेते उसे ही देख रही थी। कॉफ़ी से निकलती भाप मंजर को मज़ीद हसीन बना रही थी। क्योंकि वो मुझे दर्द देता है, मुझे सफ़र करने पर मजबूर कर देता है। मिन्हा होले से हंसी। इस पल उसे अदम मासूम लगा था, जो अपने ही उदास से शिकवा के ना था। पता है, ज़हीन और इंटेलेक्चुअल लोग कभी दर्द से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। वो अब दरिया को देखते हुए बोली। अदम ने रुख मोड़कर उसे देखा। वो इतनी भी आम लड़की नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। वो अब उसे सवाले नज़रों से देख रहा था, ताकि वो उसे अपनी बात की एक्सप्लेनेशन दे। पता है, मेरी एक क्लास फेलो थी स्कूल में। वो काफ़ी अजीब थी,
बाकियों से अलग और खामोश। टीचर्स कहते थे वो एक दिन कुछ अलग करेगी। स्कूल के बाद हम अलग हो गए। मैं दूसरे कॉलेज में चली गई और उससे बीनिश के साथ किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो बीनिश को नहीं जानता था लेकिन सुन रहा था। 1 साल पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ वो वहाँ आई। मैं उसे पहचान ना पाई। वो बीनिश की बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में। अलबत्ता मैं उससे कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसकी शख्सियत रिजर्व सी थी लेकिन वो मुझे अच्छी लगती थी। फिर मैंने सुना वो अब्रोड चली गई पढ़ने, और 1 साल पहले जब मैंने उसे देखा तो मैं शॉक हो गई। वो अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए आई थी। सिर्फ स्किन ही नहीं, उसकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ख़राब थी। मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की तो मुझे यकीन नहीं हुआ। उसे अपनी ज़िंदगी के 6 महीने असाइलम में गुजारे थे, मेंटल असाइलम। वो खामोश हो गई और हम मुझसे ही देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कितनी ज़हीन लड़की कभी पागल भी होगी। और फिर मुझे यकीन हो गया कि ज़हीन और इंटेलेक्चुअल लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सहना पड़ता है। वो खामोश हो गई। तो क्या उस लड़की ने खुदा से लड़ाई नहीं की? वो अब पूछ रहा था। वो मुस्कुरा दी। अगर वो लड़ाई ही करती रह जाती तो ठीक कैसे होती और हीलर कैसे बनती? उसे चमकती आंखों से उल्टा सवाल किया। अब वो उसी पागलखाने में एक हीलर की जॉब करती है। लोग उसे हीलर के नाम से बुलाते हैं। आह, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। वो बड़बड़ाया। इतना मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करनी चाहिए। वह मुस्कुरा रही थी। वो एक जिंदा दिल लड़की थी जो जिंदगी को इस हक से जी रही थी जिससे जीने का हक था। तो तुमने बताया नहीं, तुम क्यों सिंगल हो? वह बात बदलना चाहता था। ईमान का ख्याल फिर से उभर आया था। आपको क्या लगता है जिस लड़की का भाई हाथ जबील हो उसको कोई आम लड़का पसंद आ सकता है? मेरे स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं मिस्टर मासील। वो पूरी दिलकशी से हंसी थी। हेल नो। उसने बुरा सा मुंह बनाया था। ये सरासर जुल्म है। वो कॉफ़ी का सिप लेते बोला। किसके साथ? वो उसे ही देख रही थी। उस लड़की के साथ जिसे तुम पसंद आओगी। वो मेरे स्टैंडर्ड का होगा तो मैं उसके साथ जुल्म नहीं करूंगी। मोहब्बत स्टैंडर्ड नहीं देखती डॉक्टर साहिबा, ये आनन फानन होती है। मिन्हा का दिल डूब कर उभरा और मुस्कुराहट सिमट गई। उससे अदम के चेहरे से नसें डाली थी। आपने कुछ बुक्स लेनी थी। वो मौजू बदलना चाह रही थी। चलो चलते हैं। वो दोनों आधा घंटा चलते रहने के बाद एक बुक शॉप पर पहुंचे थे। आधे घंटे में काफ़ी बातें हुई थी। अदम ने कुछ किताबें लीं। जैसे ही वो दोनों शॉप से बाहर निकले तो बाहर उड़ते रुई के गोलों को देखकर मिन्हाज साकित रह गई। तेज हवा के साथ बर्फबारी शुरू हो गई थी। वाओ! उससे घूमकर रुई के गालों को अपने हाथों पर महसूस किया। वो उसे देख रहा था और उसकी हरकतों पर हंस रहा था। लंदन की पहली स्नोफॉल, आपको पता है कहा जाता है पहली स्नोफॉल काफ़ी स्पेशल होती है। लोग इस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो अब दोनों हाथों को जोड़े बर्फ के गालों को उन पर गिरता महसूस कर रही थी। मैं ऐसी किताबी बातों पर यकीन कम ही करता हूँ। मीना का उभरने वाला कहका बेख्तियार था। फिर भी किताबें पढ़ते हैं और मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। अमेजिंग! वो अपनी हंसी पर काबू पाते बोली। उससे फ़ोन निकाल कर टाइम देखा। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। वो बस अब अपने कमरे में जाना चाहता था। इससे ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना उसे मुश्किल लगता था। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। वो कदम बढ़ाकर एन उसके सामने आई। वैसे मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती और अजीबोगरीब लोगों से दोस्ती भी नहीं करती, पर फिर भी क्या अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उससे अपना हाथ बढ़ाया। कदम के लिए गैर मुतवक्का था। दोस्त। उसे शनाया याद आई। शनाया की दोस्ती उसकी मोहब्बत में बेवफाई का सबब बनी थी। वो इनकार कर देना चाहता था लेकिन सामने खड़ी लड़की की आंखों में जो जुगनू जल उठे थे उसे बुझाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन दोस्ती से आगे कुछ मत सोचना। उससे उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। एक साया सा मिन्हा के चेहरे से होता हुआ गुजर गया लेकिन वो मुस्कुरा दी। डोंट वरी, डॉक्टर मिन्हा के पास इससे ज़्यादा सोचने का वक्त है भी नहीं। वो दोनों अब वापसी की जानिब गामजन थे। उनके पीछे रुई के काले सफ़ेद कालीन बिछाते जा रहे थे। डॉक्टर अलवी से उसकी मुलाकात अस्पताल में हुई थी। वो वहाँ दौरे पे आए थे जब उसने एक मरीज़ा के कमरे में ईमान को बोलते सुना और उसने तब ईमान को अपने क्लिनिक पर हफ्ते में 2 बार सेशन की ऑफ़र की थी। वो यहाँ आने लगी तो यहाँ थेरेपी के लिए आने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, हर उम्र की, सिंगल, कमिटेड और शादीशुदा। आज भी उसका सेशन था। 2 दिन हो गए थे। उससे अभी तक हाथ से कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना अभी तक ऑफ़र के बारे में सोचा था और ना ही हाथ ने उसे दोबारा फ़ोन किया था। पहले उसके सेशन में सिर्फ थेरेपी लेने वाली लड़कियां ही होती थीं,
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता और उड़ते आने लगी। उसके अल्फाज हौसला देते थे, मरहम रखते थे और सोचने और अमल करने पर मजबूर करते थे। अब एक अच्छी खासी तादाद वहाँ मौजूद थी। यहाँ ज़्यादातर मौजूद खवातीन अपने दिमाग में चलती जंग से तंग आ चुकी थीं। दिल और दिमाग की जंग, सही और गलत की जंग। उस सामने स्टेज पर मौजूद थी। उसे हॉल में नजर दौड़ाई तो वहाँ हर तरह की आवाम थी। अमीर, गरीब, मॉडर्न, स्टाइलिश और शरीफ पर्दा करने वाली सब बैठी थीं। उसे उन लड़कियों में सिदरा भी नजर आई। वो ना सिर्फ उन्हें सुनती थी बल्कि उन्हें लॉजिक से हील करने की कोशिश करती थी। हॉल में हीटर की गरमाइश थी। वहाँ कोई मर्द नहीं था, कोई कैमरामैन और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। वो अब स्टेज पर खड़ी थी। आसमानी रंग की ट्राउजर नुमा लूज पैंट और गहरे नीले रंग का खद्दर कुर्ता जिसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल बने हुए और पैरों में स्नीकर से, जबकि सर पर हमरंग स्कार्फ था और बाल ऊंची पोनीटेल में कैद थे। जब वो गर्दन को हिलाती तो अक्सर बाल उसकी स्कार्फ से निकल कंधों को छूते थे। सफ़ेद रंग का लॉन्ग ओवरकोट जो उसके साइज से डबल था और उन कपड़ों में काफ़ी कंफर्टेबल थी वो। उसका चेहरा शफाफ था और भड़की कुमकुमों में चमक रहा था। होंठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। उसकी स्याह आंखों की चमक उसे हसीन बनाती थी। वो फ्रेश सी उनके सामने थी। कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता? वो अब स्टेज से उतरकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी। उसके सामने धरी कुर्सियों पर उसकी जैसी ही लड़कियां बैठी थीं। वो स्टेज पर रखे टाइस से एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी उठा लाई थी जिसमें कुछ पर्चियां थीं। वो लड़कियां जो सबके सामने अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर सकती थीं, उन्होंने लिख दिया था। उससे पहली पर्ची को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पिछला हफ्ता ठीक गुजरा। मैंने प्लान्स बनाए लेकिन मैं अमल नहीं कर पाई। मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को, कमरे से बाहर निकलने को। बहुत कुछ सोचती हूँ कि सब करूँगी लेकिन नहीं होता। सोशल मीडिया देखती हूँ ताकि लोगों से इंस्पायर हो सकूँ, उल्टा सब कुछ बुरा लगने लग जाता है। अपना आप हीच लगता है। सिधराओ। वो होली से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट तंसिया थी। तुम अब बीमार नहीं हो सिधराओ, ये सुस्ती है। अपने फेलियर्स को नफ्सियाती बीमारी का नाम देकर खुद को दिलासा देना बंद कर दो। फिर उससे उस पर्ची के टुकड़े टुकड़े किए और टोकरी में फेंक दिए। उसका ये अंदाज कमाल था। आखिर कब तक हम अपनी नाकामियों को नफ्सियाती उलझनों के सर डालते रहेंगे? हाँ, किससे भाग रहे हैं हम? हकीकत का सामना क्यों नहीं करते? उसकी आवाज़ सांस आते हुए भी बुलंद हुई थी। कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? खुद का हुस्न देखने के लिए नहीं। स्किन कहाँ से खराब है, रंग कहाँ से फीका है, मेकअप कहाँ से सेट नहीं है, लिपस्टिक का कौन सा शेड सूट करेगा, ये सब देखने के लिए कभी खुद को देखने के लिए आईने में देखा है? अगर नहीं तो फिर आज देखें, लाजमी देखें। आईने के सामने खड़े हो, चंद लम्हे आईने में नजर आते अक्स की आंखों में देखें। देखते रहें 1, 2, 3, 4 मिनट। अगर तुम खुद को देखना चाहोगे, अपने अंदर को, तुम खौफजदा हो जाओगे। वो आईना सिर्फ हुस्न नहीं दिखाता, हमारी रूह पर बड़े दाग दिखाता है। हमारे अंदर ये उस जीवन को दिखाता है जो हम पर हंस रहा होता है। जब हम अपने फेलियर्स को छुपाने की खातिर खुद को ज़हनी बीमार समझ लेते हैं क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। उससे दोनों हाथों को उठाया और दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियों को खोला और बंद किया। फिर वो उठ खड़ी हुई और वापस स्टेज पर गई। वहाँ उससे डाइस पर टोकरी रखी सामने देखा। पाकिस्तान में ज़हनी बीमारी कितनी भी केसेस नहीं है जितने हमने मना लेती है। हम खुद समझ बैठे हैं कि हम बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम बीमार हैं अपनी सोच के। हम काहिल हैं, काहिल। उसे दूसरी पर्ची उठाई। क्या आप हाज जबील को जानती हैं? एक लड़की ने पूछा था। ईमान ने उसे देखा। वो कहते हैं आज की नौजवान नस्ल रूह की बीमार है, मरीज है। ऐसा क्यों है? हम जो नहीं होते वो बनने की कोशिश करते हैं तो हमारी रूह बेचैन बेताब हो जाती है। वो तड़पने लगती है, बार बार एहसास दिलाती है, कहती है कि ये सब ना करो और हम नहीं सुनते। हम वही काम करते हैं, वही गुनाह करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ये बेहतरीन है। तब हम अपनी रूह को बीमार कर चुके होते हैं और फिर हम कहते हैं ये बेचैनियाँ कैसी, मुझे सुकून क्यों नहीं है? जिस काम के लिए रूह बनी ही नहीं वो बार बार करेंगी तो सुकून कहाँ से आएगा? अब वो दूसरी पर्ची खोल चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल है। मेरा शौहर जाने माने सियासतदान का बेटा है। मेरी शादी धूमधाम से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरा एक 4 साल का बेटा है। लेकिन मेरा शौहर बुरे कामों में मुलविस है। वो शराब पीता है और और जिना भी करता है।
और जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे घिन आती है उससे। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वो मुझे किसी कज़न्स तक से बात नहीं करने देता, शक करता है। मैं एक सानी के साथ कैसे रहूं, कैसे खुद को इस दलदल से निकालूं। मेरी ज़हनी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे मेरा शौहर पागल कहता है। मेरे ससुराल वाले मुझसे नाखुश हैं। अब मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए थेरेपी लेती हूँ, दवाएं लेती हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना चाहिए? फिज़ा उससे पर्ची वापस रख दी, एक गहरा सांस लिया और फिर खामोशी से अपने जूतों को देखने लगी। वो अपने दाने शूज़ को स्टेज पर रख रही थी। शायद उसे कुछ याद आ गया था। इसमें गलती हमारी है, हम औरतों की। ये हमारा सवाल है, हमारी जहालत है। हमें लगता है मोहब्बत सब कुछ है, हुस्न, माल और दौलत सब कुछ है। और फिर मर्दों के मुआशरे में हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं पूछते हम, जब कोई लड़का हमसे शादी करना चाहता है तो क्यों नहीं पूछते उससे कि क्यों कर रहे हो? मुझसे नहीं कहा, क्या देखा है मुझ में? उसका दिल सिसक उठा था। उससे भी अपनी माँ के सामने हथियार डाले थे। उससे अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी की थी। नतीजा क्या निकला था वो जानती थी। पॉइंट ये नहीं है कि शादी वालिदैन की मर्ज़ी से हो या अपनी मर्ज़ी से। पॉइंट ये है कि एक मुसलमान होने के नाते उस मर्द से ये सवाल क्यों नहीं करते हम कि मुझसे निकाह क्यों कर रहे हो? हदीस मुबारका में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से शादी 4 अशिया की वजह से की जाती है, उसके माल, हसनस, हुस्न और दीन की वजह से। और फिर फरमाया कि दीन वाली को तरजीह दो। हमारा सवाल है कि हम औरतें तो क्या, हमारे मर्द भी निकाह के वक्त ये नहीं देखते, दीन वाली को तरजीह नहीं देते? आजकल की सो कॉल्ड मोहब्बत जो चंद महीने से ज़्यादा नहीं चलती, वो हमें अंधा कर देती है। और चंद महीने बाद हमें अपने पार्टनर की सारी बुराइयां पता चल जाती हैं और फिर सब खत्म हो जाता है। वो अब स्टेज के दरमियान में आकर खड़ी हो गई। जब तक हम औरतें दीन वालियाँ नहीं होंगी तो कैसे अपने घर को संभाल पाएंगी? कैसे बेटों को सिखा पाएंगी कि मुसलमान मर्द कैसा होता है? जब तक हमें खुद पता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और फिर ये चलता रहेगा। हम एक जैसे मर्द पैदा करती रहेंगी और फिर एक जानवर बनने के लिए मुआशरे में छोड़ देंगी। माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। पहले तो हमें ही उन्हें सिखाना है, माहौल बाद में आता है। फिर कोई भटक जाए तो बात की बात है, पहले हमें अपना तो फ़र्ज़ पूरा करना है ना। उसे सवालिया नज़रों से सबको देखा। पता है कोई कितना नेक है, कितना बद है, ये हम तय नहीं कर सकते। ये अल्लाह और उसका मामला है। अगर कोई शादी से पहले गुनाहों में मुलविस था और फिर तौबा कर ले तो उसे ज़रूर अपनाओ। लेकिन जो बात आए अल्लाह के अहकाम को टालता रहे, जो उससे ना डरे, फिर भी आप उससे शादी करें सिर्फ इसलिए कि आपको उस शख्स से मोहब्बत है, तो ये आपकी गलती है। जो अपने अल्लाह से नहीं डरता उसके नज़दीक आपकी क्या औकात। लेकिन कुछ लोग वाकई सुधर जाते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। किसी ने कहा था, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी तक नहीं होती, जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं और ये सब करना अपना हक समझते हैं। तो मिस फिज़ा, आपने पूछा था अपने शोहर से कि वो आपसे शादी क्यों कर रहे हैं। चलिए छोड़े, क्या आप जानती थी कि वो पहले भी ऐसे थे, शराब और ज़िना करने वाले? अगर नहीं तो आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको अब पता चला है तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक्शन लें, उन्हें समझाएं। अगर नहीं समझते तो फिर आप पर डिपेंड करता है। शोहर की हर बात मानने का हुक्म है, सवाए उसके जो अल्लाह की नाफरमानी में आए। इसीलिए अल्लाह ने इस्लाम में तलाक को हलाल करार दिया है। बाकी ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। आप उसे जवाब दें, आप वो करें जो हुक्म दिया गया है। बात के आखिर तक वो फैसला कर चुकी थी कि उसे सल्फाइड एकेडमी को ज्वाइन करना था। नौजवान नस्ल जो हमारा सरमाया है, शुरुआत उन्हीं से करनी थी। और हाथ जबील ये बहुत पहले समझ गया था। रात के 9:30 का वक्त था। वो आईने के सामने खड़ी चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। बालों को हेयर बैंड लगाकर अच्छे से फोल्ड किया गया था ताकि वो स्किन केयर कर सके। जब अचानक उभरने वाली हुमायसा की आवाज़ पर वो बाहर की जानी भागी। आबी, आबी जल्दी आए। वो उसे ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। वो लोंच सोफे पर बैठी अपना होमवर्क कर रही थी और 2 पोनियाँ डाली हुई थी। ईमान को देखते उसे जल्दी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया था। स्क्रीन पर कोई रिकॉर्डेड शो चल रहा था। स्क्रीन पर वो नजर आ रहा था, अब्दुल किसी बैंड के साथ उसका कोलैबोरेशन था। स्याह सिल्क की शर्ट पहने जिसके बटन आगे से खुले हुए थे, वो स्क्रीन पर नजर आ रहा था। कैमरामैन ने उसे फोकस किया हुआ था। उसके कप फोल्डेड थे।
उसके बाजुओं के टैटू नुमाया थे और हाथों में माइक पकड़े उसके हाथों की रखी उभरी हुई थी। बाल पोनी में कैद थे, जबकि एक कान और होंठ के किनारे पर मोती चमक रहा था। लेट इट लेट इट लेट इट बी गोन, होल्ड ऑन, डोंट गो। वह हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। टचिंग एंड टीजिंग मी, टेलिंग मी नो, बट दिस टाइम आई नीड टू फील यू। वो हाथ को घुमाते स्टेज पर आगे बढ़ रहा था। उसका अंदाज बिल्कुल रॉक स्टार वाला था। बैंड के बाकी लोग भी थे, पर उससे नसें नहीं हट रही थी। राइड इट, वी आर अलोन, राइड इट, जस्ट लूज कंट्रोल। आंखों के साथ साथ अब उसके मुंह भी हैरत से खुल गया था। वो कब इतना बोल्ड हुआ था? राइड इट, कम टच माई सोल, लेट मी फील यू। उसकी आंखों को कैप्चर किया गया। ग्रे आंखें। ईमान को लगा जैसे वो सही दिख रहा हो। उसके अंदर तक सनसनाहट फैल गई। वो गाता हुआ वापस चला गया। सॉन्ग खत्म हुआ और ब्रेक आ गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई पंखा चला दो यार, उफ गर्मी। और मायसा ने अपनी नोटबुक उठाकर खुद को आवाज़ झोली, जबकि ईमान तो अभी तक सदमे की सी हालत में खड़ी थी। ये अब्दुल था ना, आप ही? और मायसा ने आकर उसे झंझोड़ा। ये आपके साथ था यूनिवर्सिटी में? ओ माय गॉड, कैसे हैंडल किया आपने इस बंदे की हॉटनेस को? वो दाएं बाएं चक्कर लगाने लगी। उसकी दोनों पोनियां हिल रही थी। जब ईमान अचानक बनी उसे देख रही थी। वो आज की जनरेशन की टीनेज लड़की थी, जिसकी जुबान में किसी वजह मर्द की तारीफ ऐसे ही की जाती। मामा इधर आए, आपको कुछ दिखाती हूँ। उसे सलमा बेगम को पुकारा। ये तो यूट्यूब पर भी होगा। वो फ़ोन में सर्च करने लगी थी, जबकि ईमान ने झपट कर उससे फ़ोन छीना।